के लिए मैंने बता दिया था कि डबल स्टैंडर्ड किस में मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड किस में मिलता है, किस तरह से मेजर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, वो सब मैं आपको बता चुका था, है ना। अब बेटा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ सबसे पहले डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पर। किस पर आ रहा हूँ बेटा? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो देखते हैं बेटा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ये लो बेटा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं हम लोग। देखिए यार, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के लिए दो साइंटिस्ट थे बेटा। एक थे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सरे, ये अल्फा दिख रहा है बेटा, है ना। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से डीएनए के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया। शुरुआत में इन्होंने ही काम किया, वाटसन क्रिक तो बाद में आए थे। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के लिए पहले विल्किंस और फ्रैंकलिन ही थे बेटा, ठीक है ना बेटा। इन्होंने क्या किया वही मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। जरा देखो, विल्किंस और जो फ्रैंकलिन है, इन्होंने क्या किया था बेटा। एक सेल थी, ये मान लो आपके पास एक सेल है, ये रही, दिस इज द सेल, ये एक सेल है। और इस सेल के अंदर जो है यहाँ पर न्यूक्लियस है बेटा। और न्यूक्लियस के अंदर तो आपको पता है क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड। ये लो बेटा, न्यूक्लिक एसिड। तो इन्होंने क्या किया पता है, यहाँ पर जो है बेटा, इस न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। और अलग करने के बाद शिफ्टेड ऑन द स्लाइड, इन्होंने एक स्लाइड के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया। ये लो, ये स्लाइड है। इस स्लाइड के ऊपर जो है ना, इन्होंने ये पाउडर्ड स्ट्रक्चर को रखा। ये रहा बेटा, ये पाउडर्ड स्ट्रक्चर को रख दिया, पाउडर जैसी स्ट्रक्चर थी, इसको इसके ऊपर रख दिया बेटा, ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है बेटा, ये था न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड था, ये बेटा यहाँ पर ये पाउडर्ड स्ट्रक्चर रखी थी, और यहाँ पर जो है ये न्यूक्लिक एसिड है, ये रहा बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड। और ये कांच का ग्लास था, मतलब इसमें से अब इन्होंने क्या किया पता है, यहाँ से पास करी थी एक्सरे। चलो देखें बेटा, ये एक्सरे पास कर रहे हैं बेटा हम लोग। ये विल्किंस और फ्रैंकलिन ने किया था बेटा, एक्सरे पास किया। जब एक्सरे पास किया तो आपको तो पता है बेटा, अगर किसी चीज़ पर हम लोग एक्सरे पास करते हैं तो जैसे हमारी बॉडी में अगर एक्सरे पास करेंगे तो बोन का स्ट्रक्चर दिख जाता है, वैसे बेटा जब इस पाउडर्ड फॉर्म में एक्सरे पास किया, क्या आइसोलेट किया था आपने बता दो बेटा। क्या यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था और ये न्यूक्लिक एसिड को यहाँ रख दिया। ये न्यूक्लिक एसिड ही है जो रखा हुआ है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। अब जब एक्सरे पास किया और एक प्लेट पर उन्होंने बना ली, जैसे हमारा एक्सरे लेते हैं और एक्सरे लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक प्लेट पर शिफ्ट कर लेते हैं बेटा। तो देखना आप जरा, यहाँ पर ये मान लो एक प्लेट है, ये एक फिल्म प्लेट है, यहाँ पर है ये फिल्म प्लेट है, ये लो बेटा। इस फिल्म प्लेट पर इन्होंने कुछ ऐसी 3D स्ट्रक्चर्स देखे बेटा, ये ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर्स देखे, ये ऐसे जगह जगह इन्हें दिखाई दी बेटा, ऐसे उलझी हुई कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर्स। और फाइनली जो है बेटा, ये कुछ कंक्लूजन पर ऐसे पहुंचे कि हमारे जो है न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लेकिन बस इतना बोलकर उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। ये काम इतना किसने किया बेटा, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। अब बेटा यार चलो, इन्होंने इतना तो काम कर दिया। अब पता है उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर इन 1952, कब बेटा, 1953 में, क्योंकि उन्होंने शुरुआत 52 में करी थी लेकिन फाइनली कंक्लूजन पर पहुंच गए थे 53 में। तो इन 1953 दो साइंटिस्ट थे बेटा, वाटसन एंड क्रिक। दो साइंटिस्ट बता दो बेटा कौन से थे,
वाटसन और क्रिक, इन दोनों ने मिलकर जो है बेटा काम स्टार्ट किया और डीएनए डबल हेलिकल मॉडल दिया। और बाद में जो है ना बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि इन 1962 में बेटा कंबाइंडली या यूं कहे बेटा कॉमनली गिव्स नोबेल प्राइज दिया गया बेटा। किन किन को दिया? तो वही वाटसन, क्रिक एंड फ्रैंकलिन, इनको बेटा दिया गया। कब? 1962 में नोबेल प्राइज मिला बेटा। इनको भी कंसिडर किया और बाद में 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। काम तो ये कर चुके थे 53 में, लोगों को समझ में आया, सब कुछ अच्छा लगा, उसके बाद में उन्होंने जो है बेटा नोबेल प्राइज दे दिया। चलो अब जरा देखें क्या था ये डबल हेलिकल मॉडल, समझते हैं बेटा, ध्यान से समझना। यार वाटसन और क्रिक ने जब डबल हेलिकल मॉडल दिया वो कैसा था वही बता रहे बेटा। अच्छा एक चीज़ और है, वाटसन क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, इसी को हम लोग कई बार बी डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बी डीएनए। तो आपको यूं पूछ ले कि बी डीएनए स्ट्रक्चर किसने दिया, तो आप ये कहोगे कि वाटसन और क्रिक ने दिया। मतलब वाटसन और क्रिक का डीएनए बी डीएनए है। वाटसन और क्रिक का डीएनए क्या है बेटा? बी डीएनए। अब आप ध्यान से समझना ये वाटसन और क्रिक के डीएनए में क्या था, क्या प्रॉपर्टी थी, मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना अब आप, वाटसन क्रिक का डीएनए कैसा है। वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए जो होते हैं वो इस तरह से स्ट्रक्चर रखते हैं बेटा, और इन स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक और स्ट्रैंड, चलो इसको भी इसी से बनाता हूँ, एक और स्ट्रैंड है जो इनके साथ में लिपटता है। और ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। क्या समझ रहे हो आप? ये ऐसे घूमते जा रही है। इसी को मैं यहाँ पर पोलैरिटी के बेसिस पर कहूँ तो जरा देखना, ये 5' एंड होता है तो ये 3' एंड, और ये जरा देखना आप, ये थ्रेड गया तो ये है 5' और ये है 3'। मतलब ये क्या एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है बेटा? एंटी पैरेलल। इस एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, ये जो बाहर निकले हुए हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको ही मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, अब थोड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में तो आए कि क्या बताना चाह रहे हैं। मैं ये बेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये रहा बेटा। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये लो बेटा ऐसा, ये डबल हेलिक्स है। इस हेलिक्स में ये 5' तो ये है 3' और ये 5' तो ये है 3'। मतलब ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। आपको तो पता है 5' पर क्या होता है, 3' पर क्या होता है। 3' पर मिलता है OH ग्रुप और 5' पर मिलता है फॉस्फेट ग्रुप। पोलैरिटी है बेटा ये तो, 5' और 3' क्या है? ये पोलैरिटी है। अब पता है क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना क्या बोलने जा रहा हूँ। जो बेटा अंदर स्ट्रक्चर जब जाती है उसे बोलते हैं मेजर ग्रूव। क्या बोलते हैं बेटा? मेजर ग्रूव। ये जैसे दिख रहा है आपको, दिस इज द मेजर ग्रूव। ये मेजर ग्रूव है, मतलब अंदर दबा हुआ स्ट्रक्चर। जबकि जो उभरा हुआ है उसे बोलते हैं यहां पर माइनर ग्रूव। ये लो बेटा, तो दो अलग अलग होते हैं, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। दो अलग अलग, मतलब एक अंदर दबा हुआ है ऐसा पूरा प्रॉपरली दब कर स्ट्रक्चर वापस बाहर आता है, तो जब दबा हुआ है मेजर ग्रूव बोल दिया, जो उभरा हुआ पार्ट है उसे बोल दिया माइनर ग्रूव। ऐसे दो अलग अलग ग्रूव होते हैं। ग्रूव मतलब होता है बेटा दबी हुई स्ट्रक्चर। तो यहाँ जो है बेटा ये दो अलग अलग
दबी हुई स्ट्रक्चर, जो ज़्यादा दबी हुई है उसे मेजर बोल दिया, क्योंकि ग्रूव का मतलब ही होता है ना दबा हुआ, तो जो ज़्यादा दबा हुआ है उसको मेजर ग्रूव बोल दिया, जो कम दबा हुआ उसे माइनर ग्रूव बोल दिया। चलो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब एक चीज़ और है, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली हेलिक्स क्या चीज़ है। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो इतना पार्ट है, 2 बार जिसमें लूप्स बनते हैं, दैट इज नोन एज अ हेलिक्स। इसी को हेलिक्स बोलते हैं बेटा, इतने पार्ट को हेलिक्स कहा जाता है। एक हेलिक्स कहा जाता है, सिंगल हेलिक्स। तो यह देखो, दिस इज एन सिंगल हेलिक्स। ये लो बेटा, ये सिंगल हेलिक्स है, ये रहा, ये सिंगल हेलिक्स है। इस सिंगल हेलिक्स में ध्यान रखना बेटा, जब आप ये सिंगल हेलिक्स की बात करते हैं तो इस सिंगल हेलिक्स में टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स मिलते हैं। देखना कैसे बेटा, ये सिंगल हेलिक्स बना रहा बेटा, है ना, ये। और इन 10 हेलिक्स के अंदर आपको ये, जैसे बेटा मैं यहाँ पर पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा देखना आप बेटा, हर एक हेलिक्स में किस तरह से स्ट्रक्चर है। देखना आप, 5 5 10 हो गए। अरे आ रहा है समझ में, फिर से देखो, ये जो बीच बीच में बन रहा है बेटा, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि दोनों जो स्ट्रैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड रहते हैं। जैसे ए के सामने टी, जी के सामने सी, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ए के सामने टी जब बनता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि जी और सी के सामने जब बनता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। सब बताया मैंने, सब कुछ पढ़ाया मैंने आपको। अब देखना आप ज़रा, मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ। जैसा बेटा एग्जाम्पल ले हम लोग इस पोजीशन पर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा ए टी जी सी ए, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ बेटा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि ये समझ आए क्या बता रहे हैं हम लोग। देखिए बेटा, ये एक हेलिक्स, दिस इज द 1 हेलिक्स, ये एक हेलिक्स है बेटा। ये लो, एक हेलिक्स है ना, एक सिंगल हेलिक्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको तो पता है कि इस हेलिक्स में अलग अलग पॉइंट्स है बेटा। जैसे ये ज़रा देखना आप, ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ना, ये ज़रा देखना आप, ये क्या है, ये रेड कलर से बना रहा हूँ, दीज आर द शुगर्स। ये शुगर है बेटा, जो रेड कलर से बनी हुई है ये सब क्या है, शुगर्स है। ये लो भैया, ये बना दी मैंने शुगर, ये है शुगर, ये लो भैया, ये शुगर है। ऐसी शुगर इधर मिलेगी आपको एक, ये बेटा यहाँ पर ये लो भैया, ये आपको दिख रही है, ये सब क्या है, दीज आर द शुगर्स, ये शुगर्स है बेटा, ठीक है, ये ऐसे शुगर्स दिख रही है आपको। अब बेटा पता है यहाँ पर ये शुगर्स में 2 शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा, बोलो क्या, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद है क्या बोलते हैं, बताओ बेटा इसको, इस बॉन्ड को शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या बेटा इसी को हम लोग दूसरा एक और शब्द लिखते हैं बैकबोन बॉन्ड। सब बता दिया मैंने, बैकबोन बॉन्ड, या तो आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलो, या शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बोलो, या क्या बोलोगे आप बेटा बताओ, इसको बैकबोन बॉन्ड भी बोल सकते हो, कोई भी शब्द आप यूज़ कर लो। यहाँ पर मिलती है आपको शुगर, ये बेटा शुगर है। आपको समझ में तो आ पा रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, ये हेलिक्स वाले जो पार्ट में मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर क्या मिलता है। आपको इतना समझ में आ रहा है? अब ज़रा ध्यान से देखना आप क्या बता रहा हूँ मैं, देखना आप यहाँ पर मैं यूँ बता रहा हूँ बेटा कि हर एक शुगर के साथ में ऐड रहते हैं इनसाइडली, जैसे एडेनिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थायमिन, यहाँ पर ग्वानिन है,
यहाँ पर मान लो ग्वानिन है, यहाँ पर मान लो साइटोसिन है, यहाँ पर है मान लो एडेनिन है। तो आपको तो पता है ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, और सब के बीच में क्या बनेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वैसे यहाँ पर देख लो, ये एडेनिन है, मान लो यहाँ थाइमिन है, यहाँ पर मान लो ग्वानिन है, यहाँ पर मान लो थाइमिन है, यहाँ पर मान लो एडेनिन है, तो यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर एडेनिन और यहाँ पर थाइमिन। कैसे होंगे? अब देख लो आप, जो ये सारे हैं ये अटैच रहेंगे विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल। समझ में तो आ रहा है? सब बेसिक पढ़ा दिए मैंने। अब तो बस उसको मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर फिर से एक बार पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही है। अदरवाइज़ बेटा हम लोग तो पूरा पढ़ चुके हैं इसको। तो ये बेटा ऐसे यहाँ पर बीच बीच में मिल रहे हैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटा कि ये क्या बता क्या रहा हूँ मैं, है ना? ये शुगर फास्फेट बॉन्ड बीच में बन रहा है, या उसी को हम लोगों ने कहा है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, या उसी को कहा है बैकबोन बॉन्ड। और सारे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है दे आर इन्वर्टेड टूवर्ड्स द हेलिक्स। हेलिक्स के अंदर की तरफ है, ये देख लो आप, सब अंदर की तरफ है ये हेलिक्स के। और अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट कहने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, वो सारे रिलेटेड हैं इनके कहीं ना कहीं बेसिस पर। ज़रा देखो अब क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास ये एक हेलिक्स है बेटा, ये हेलिक्स है ना? इस हेलिक्स में आप ये इमेजिन करें, यहाँ पर ये आपके पास एक शुगर है बेटा। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि हमें एकदम क्लियर हो, क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ कि हेलिक्स में क्या है। ये बेटा यहाँ पर भी ये एक शुगर है। ध्यान रखें बेटा, ये मैंने बता दिया, दिस इज़ द शुगर। और ये दो शुगर के बीच की डिस्टेंस जो होती है बेटा, ये दो शुगर है बेटा, इन शुगर के बीच की डिस्टेंस होती है दैट इज 11.3 एंगस्ट्रॉम। इतनी डिस्टेंस होती है बेटा। कितनी है ये? अगर नहीं दिख रही है तो दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 11.3 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा दो जो है कह सकते हैं शुगर के बीच की डिस्टेंस है। कितनी हुई? 11.3 एंगस्ट्रॉम। एक और चीज़ है वो देखो अब ज़रा, क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो डीएनए हेलिक्स है, इस हेलिक्स में ये रही बेटा इसका, दिस इज द डायामीटर। ये क्या है बेटा? डायामीटर ऑफ डीएनए। ये डीएनए का डायामीटर है। और ये जो डीएनए का डायामीटर होता है बेटा, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम का ये डायमीटर है। और ये भी क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये पूरा एक हेलिक्स है जिसमें ये मेजर ग्रूव है और ये माइनर ग्रूव है। एक और चीज़ है वो भी देखो आप ज़रा। ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर होती है शुगर, ये रही भैया। ये भी क्या है? शुगर, ये रही भैया। और ध्यान रखना यहाँ पर जैसे बेटा अगर मैं ये लिख दूँ, देखो अब ज़रा, ये एडेनिन, तो ए के सामने क्या आएगा? टी, थाइमिन, और ये डबल बॉन्ड से अटैच है। तो ध्यान रखना ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 2.32 या 2.5 भी ले सकते हो, 3 एंगस्ट्रॉम। कितनी मिलेगी? 3 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा इतनी आपको लेंथ मिलती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी मिल रही है आपको? 2.32 3 एंगस्ट्रॉम। एक और चीज़ देखो आप ज़रा, ध्यान से देखना आप, यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो देखना आप ज़रा कितनी मिलती है। जैसे बेटा ये एक शुगर हुआ, एक और शुगर ले लो यहाँ पर, ये रहा फिर से शुगर, तो यहाँ पर भी ये शुगर है बेटा। ध्यान रखना दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में भी ले सकते हो, एनसीईआरटी में नैनोमीटर दे रखा है, लेकिन आप फिजिक्स पढ़ते हो इतना तो कन्वर्ट कर ही लोगे। तो बेटा ये 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है ये दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है। तो एक हेलिक्स में पता है, अब जा देखना, इन वन हेलिक्स, एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस
बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं और 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस अगर 3.4 है तो लेंथ ऑफ हेलिक्स बता सकते हो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। अरे एक बात बताओ ना, 2 के बीच की इतनी है तो 10 के बीच की कितनी होगी? 2 के बीच की डिस्टेंस जो है इतनी है तो 10 के बीच टोटल 10 है ना। इसमें एक हेलिक्स में कितने 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। अब ये बोले सर ये बेस पेयर्स क्या चीज़ है? देखना आप जरा ध्यान से, देखो अब देखना बहुत ध्यान से, आराम से समझना जो मैं बता रहा हूँ। जैसे बेटा ये मान लो मैंने कहा ये शुगर है, ये शुगर है, ये रही भैया, दिस इज द शुगर, और इस शुगर से मैं ऐड कर रहा हूँ, ये है बेटा यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, और इसके साथ में मैंने ऐड कर दिया ये है फॉस्फेट, ऐसे ही है, ठीक है। फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। अब एक चीज़ देखो आप ध्यान से, अगर मैं इधर बात कर लूँ, ये फिर से ये नाइट्रोजनस बेस है और ये नाइट्रोजनस बेस जो है बेटा वो क्या करने वाला है, तो ये ऐड हो रहा है बेटा किसके साथ में? अलॉन्ग विद द शुगर, शुगर के साथ जुड़ रहा है, ये लो बेटा ये शुगर के साथ जुड़ गया, और ये जो है बेटा ऐड हो रहा है इधर फॉस्फेट से, ये लो बेटा ये फॉस्फेट है, ये चीज़। तो देखो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। अब बेटा ध्यान रखना, क्या इस पूरी यूनिट को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोल दें? ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, तो ध्यान रखना इन दोनों में यहाँ पर होती है बॉन्डिंग, ये रे बेटा बॉन्डिंग, और उसकी वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, दिस कॉमन स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये हुआ बेटा 1 नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये बेस पेयर है बेटा, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर है, एक। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड है? एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड है? 10 हुए ना भाई, सॉरी 20 हुए ना भैया। कैसे? अभी मैंने कहा कि यहां पर आपको एक नाइट्रोजनस बेस पेयर मिल रहा है, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर, मतलब मैं यहां पर लिखता हूं कुछ पॉइंट, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर का मतलब होता है बेटा 2 न्यूक्लियोटाइड, का मतलब होता है 2 शुगर, का मतलब होता है 2 नाइट्रोजनस बेस, दिख रहा है? 2 शुगर, 2 नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, ये बेटा यहां पर एक्सप्लेन किया जाता है। क्या आपको ये समझ में आया? क्लियर हुआ? ये डबल हेलिक्स से आप क्या सीख पाए, समझ में आया? डबल हेलिक्स की लेंथ बता दो बेटा, उसमें एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? तो एक हेलिक्स की लेंथ होती है बेटा जो 34 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब पता है ह्यूमन बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। इतने बेस पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। क्या आप बता सकते हो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? बोले सर डबल कर लो तो न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे। कितनी शुगर होगी? बोले सर डबल कर लो। कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे? डबल कर लो। बेस पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। तो ये सब बताया ना बेटा, एक को लेकर कैलकुलेशन किया तो आप इतने को लेकर भी कैलकुलेट कर ही सकते हो। उनको जो है बेटा जैसे न्यूक्लियोटाइड है तो वो डबल कर लेना आप, कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ न्यूक्लियोटाइड के नंबर और बढ़ेंगे। यहाँ पर हो जाएंगे 6.6 into 2 into 10 to the power 9 जो है न्यूक्लियोटाइड्स। ये लिखो बेटा आप ऐसे। आपको समझ में तो आ रहा है क्या है? जरा देखना अब आप यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन डीएनए में कितने हेलिक्स होंगे, क्या आप बता सकते हो? जरा देखना आप, क्वेश्चन देखना जरा क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया, ये डीएनए डबल हेलिकल मॉडल में मैं सारे पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा एक पॉइंट बताना भूल गया मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो पॉइंट मैं पहले बोलना भूल गया था, मैं यहाँ पर नोट करके अब लिख रहा हूँ बेटा। देखो क्या बताया था मैंने आपको, यूँ बताया था मिथाइलेटेड
यूरेसिल को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमिन। ये बताया था मैंने आपको, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ध्यान रखना मिथाइलेटेड में भी कौन सा? 5 मिथाइलेटेड, क्योंकि 5वीं पोजीशन पर है वो। जो मिथाइलेशन होता है कौन सी पोजीशन पर होता है? 5वीं पोजीशन। आप डायग्राम देखना, उसमें दिखा हुआ है, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था केमिकल स्ट्रक्चर, उसमें 5th पोजीशन पर ये मिथाइल ग्रुप जाकर ऐड हुआ था, इसलिए बोलते हैं इसे 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमिन। क्या ये ठीक है? 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल जो है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमिन। चलो, तो हम लोगों ने ये पूरा डीएनए डबल हेलिकल मॉडल पढ़ा। क्या इस मॉडल में आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। तो जरा देखना अब इस मॉडल के फीचर्स क्या हुए, सारे फीचर्स बता रहा हूं। डीएनए डबल हेलिक्स जो है उसका क्या क्या, या बी डीएनए लिख दूं डायरेक्ट? आपको तो पता है बी डीएनए बोले सर यही होता है वाटसन और क्रिक का डीएनए। इस डीएनए की प्रॉपर्टी क्या है? तो जरा देखना अब आप, इन हेलिक्स, बताओ बेटा क्या? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, डायमीटर क्या होता है बेटा? 20 एंगस्ट्रॉम, फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, कितनी डिस्टेंस है बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और बता दो लेंथ ऑफ हेलिक्स, लेंथ हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में कन्वर्ट करते रहना आप, है ना? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। फिर बेटा क्या आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो, जैसे डायमीटर पूछा आपको रेडियस भी पूछ सकते हैं, आधा कर लेना भैया, ठीक है ना? तो ये बी डीएनए के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए बेटा। क्या हम लोग कहें कि ये जो है बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल होते हैं। अरे एक 5 डैश और दूसरा 3 डैश, तो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, ये भी आपको पता ही है। फिर बोथ स्ट्रैंड्स ऐड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी पता है आपको। दोनों स्ट्रैंड किससे अटैच हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। ये सब जो है बेटा बी डीएनए की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है ये? बी डीएनए की। बी डीएनए क्या है, उसमें हेलिक्स क्या है, किस तरह से उसका डायमीटर है, ठीक है ना बेटा? डिस्टेंस 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर की कितनी है, ये सब पॉइंट्स जो है आपको पता होना चाहिए। 2 शुगर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 11.3। ये सब पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए। क्या आपको ये सारे समझ में आए? ठीक है, तो ये बेटा अभी तक पढ़ा हम लोगों ने कि बी डीएनए क्या है। अब बेटा थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे और क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू। बच्चों आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे मान लो मैंने आपको यूँ बता दिया था अभी कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल जो है उसमें क्या लेंथ है, किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर अभी हेलिक्स लिखा, उसमें 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर लिखना है ना। अब जरा देखो आप आगे हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं बेटा। देखना आप जरा, सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ कि भैया हाउ मेनी हेलिक्स इन अ डीएनए, एक डीएनए में कितने हेलिक्स होंगे, एक डीएनए में कितने हेलिक्स होंगे, बता सकते हो आप कितने हेलिक्स होंगे। देखना आप जरा ध्यान से देखना। ये बेटा हमारे पास डीएनए है, ये मान लो ऐसा है, ये रहा बेटा, ये इस तरह से डीएनए है। अब आपको इसमें हेलिक्स की काउंटिंग करना है कि कितने हेलिक्स हैं। तो बोले सर ऐसे तो बहुत बड़ा डीएनए हमारा 2.2 मीटर लेंथ वाला डीएनए है, कैसे करेंगे। जरा देखना अब आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिखता हूँ, देखो अब जरा कैसे। फार्मूला होता है नंबर ऑफ हेलिक्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ हेलिक्स इज इक्वल टू, आप यहां पर यूं लिख सकते हो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की पूरी लंबाई अपॉन लेंथ ऑफ अ हेलिक्स, एक हेलिक्स की लंबाई। ठीक है, तो अब आप खुद ही देखो एक डीएनए की लंबाई कितनी है,
2.2 मीटर अपॉन लेंथ ऑफ अ हेलिक्स, एक हेलिक्स की लंबाई कितनी है? तो एक हेलिक्स की लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन ऊपर मीटर लिखा है, नीचे एंगस्ट्रॉम लिखा है। फिजिक्स पढ़ते हो आप लोग, क्या करें हम लोग? अरे यार ये क्या हो गया, फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ इसको। देखिए आप ऐसा लिखते हैं यहाँ पर, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर, ये लो भैया, अपॉन लेंथ ऑफ अ हेलिक्स, एक हेलिक्स की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ बेटा यहां पर क्या लिखोगे? 2.2 मीटर अपॉन, बताओ बेटा कितना? 34 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। ये हो गया बेटा। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर, इतने हेलिक्स आएंगे। अब अगर आपसे ये पूछ ले भैया कि कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, तो आप यूं लिख सकते हो, हेलिक्स, जितने हेलिक्स होंगे, नंबर ऑफ हेलिक्स जितने आएंगे इंटू 10 कर लेना, टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर्स निकल आएंगे। क्या निकलेंगे? टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। अगर आपसे पूछे टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, तो फिर आगे और कैलकुलेट कर लेना। भैया समझ में आ रहा है आपको? अब जा देखना आप एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछेंगे आपसे, ये पूछ रहे हैं हम लोग, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ डीएनए, डीएनए में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, है ना, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ऐसा। और यू पूछा हुआ है, यू भी पूछा हुआ है। अच्छा ये अभी बेटा चारगाफ रूल होने के बाद में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अभी मैं लिख देता हूँ, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इन अ डीएनए, एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा। तो अब जरा ध्यान से देखना आप, कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके लिए हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो कैसे, तो आपको तो पता है बेटा कि हम लोग, आपको ये क्लियर है कि ह्यूमन डीएनए जो होता है, ह्यूमन डीएनए, उस डीएनए के अंदर 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। तो बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड कितने? 6.6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कितने? ये निकल गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आ गए। अगर मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ शुगर, शुगर कितनी, तो बताओ कितनी? भाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 शुगर, इतनी शुगर आ जाएगी। बेटा समझ रहे हो कंसेप्ट, समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये यहां पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। चलो और आगे बढ़े बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखना आप जरा, मैं यहां पर जो बता रहा हूं उसमें ध्यान से देखना आप। मैं यहां पर ये बताता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, या पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले अब मैं एक हेडिंग पर आ रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें हेडिंग हम लोग लिख रहे हैं बेटा, चारगाफ्स लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चारगाफ्स लॉ। ये चारगाफ्स लॉ क्या चीज है वो समझते हैं बेटा। देखो चारगाफ क्या कहता है, फॉर अ डीएनए, एक डीएनए के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। फॉर अ डीएनए, एक डीएनए के लिए क्या कंडीशन बता रहा हूं, देखो आप यहां पर लिखेंगे प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। क्या लिखोगे? प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। बताओ बेटा प्यूरिन क्या लिखोगे आप? प्यूरिन क्या लिखोगे? A+
G। और पायरिमिडीन क्या लिखोगे? C प्लस T। अरे यही होता है ना, प्यूरिन में यही आते, ये मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ। डीएनए में ऐसा होता है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, प्यूरिन अपॉन पायरिमिडीन इज इक्वल टू 1? क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, प्यूरिन A प्लस जी अपॉन C प्लस टी इज इक्वल टू 1? एक और चीज लिख सकते हैं, चारगाफ रूल का ही ये स्टेटमेंट है, आगे और एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, A इज इक्वल टू टी होता है एंड G इज इक्वल टू C होता है। भैया ये इज इक्वल टू लिखे हाइड्रोजन बॉन्ड मत समझना, मैं यूँ बोल रहा हूँ कि A के नंबर T के बराबर होते हैं और G के नंबर C के बराबर होते हैं। दैट इज नोन एज चारगाफ लॉ, इसे चारगाफ का लॉ भी बोलते हैं। चलो एक बार प्रूव भी कर दूं मैं इसको, इस चारगाफ लॉ को प्रूव भी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे। ये मान लो हमारे पास एक डीएनए है बेटा, इस डीएनए में ये 5' एंड है और ये कैसा है 3' एंड है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक और स्ट्रैंड बना रहा हूँ और इस स्ट्रैंड में देखना आप, यहाँ पर ये है बेटा 3' एंड और ये है 5' एंड। अब आप जरा देखना यहाँ पर क्या होगा, A T C G A T T G C A T ऐसे लिखें, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। और ये डीएनए है, ये क्या है डीएनए। अब बताओ, आपको तो पता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, ए के सामने T A G C T A A C G T A, ऐसा आ गया बेटा। बोलो भाई समझ में आया, ये क्लियर हुआ? तो ये बेटा हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं बेटा, ये ऐसा, एंड ऑल आर अटैच्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए बेटा, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सब क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये लो भैया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आप देखना जरा यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ इस पूरे मॉलिक्यूल में, अब ध्यान से आप समझना, जरा देखना आप इस पूरे मॉलिक्यूल में मुझे ए के नंबर गिन के बताओ, एडेनिन कितने हैं गिन के बता सकते हो? चलो देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 एडेनिन आए हैं। अच्छा थायमिन बताओ जरा, थायमिन 1 2 3 4 5 6 7 थायमिन है। क्या मैंने ये प्रूव कर दिया आपको A इज इक्वल टू टी होता है? क्या मैंने आपको प्रूव कर दिया A इज इक्वल टू टी होता है? चलो एक और चीज, अब मैं बोल रहा हूं G कितना, G देखना, 1 2 3 4, फिर से गिन लो एक बार, 1 2 3 4 है जी। तो C कितना, वो भी 4, देख लो गिन लो, C भी 4 ही है, 1 2 3 4, C भी 4 हो गया। मतलब क्या हम लोग कहें G इज इक्वल टू C, G इज इक्वल टू C। अब एक इक्वेशन और प्रूव करता हूं। तो ये मैंने प्रूव कर दिया भैया कि ये ऐसा होता है। अब मुझे ये भी प्रूव करना है कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये भी प्रूव करना है। चलो करते हैं इसको प्रूव करते हैं। इधर देखना, A कितना है, देखो ये प्रूव कर रहा हूं, A प्लस G अपॉन C प्लस T इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको प्रूव कर रहे हैं, A कितना 7, G कितना 4, C कितना 4, T कितना 7, 1, क्या आ गया? देख लो आप, ये एक आ गया, प्रूव कर दिया। तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया आपको क्या बताया मैंने?
है ना। अब एक और चीज देखो, फॉर अ डीएनए लिखा है मैंने, किसके लिए लिखा है, डीएनए के लिए, ऐसा लिख दिया है मैंने। अब मैं एक और चीज लिखता हूं, चारगाफ लॉ फॉर आरएनए। अब मैं आरएनए की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना अब आरएनए में क्या होगा। चलो देखते हैं बेटा, आरएनए के लिए बात करते हैं। फॉर अ आरएनए, आरएनए के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना अब आरएनए में क्या है। मान लो ये आपके पास आरएनए का थ्रेड है, आपको तो पता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए का थ्रेड, और अगर आरएनए का थ्रेड सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहां पर क्या देखना, ए सी जी जी यू की टी। अरे मैं आरएनए की बात कर रहा हूं तो यूरेसिल आएगा ना, थायमिन थोड़ी आएगा। और देखें यू सी यू जी यू सी, ऐसा लिख दिया। अब इस डीएनए इस आरएनए में अगर मैं चारगाफ रूल लगाऊं तो जरा देखना अब आप, पहले जरा देखना आप, एडेनिन देखो आप कितना है, एडेनिन देखो 1, ठीक है। यूरेसिल, यूरेसिल देखो 1 2 3 4, 4 यूरेसिल है। अच्छा ग्वानिन देखो 1 2 3, 3 है ग्वानिन। साइटोसिन देखो 1 2 3, एक और लिख देता हूं यहाँ पर 4। साइटोसिन देखो कितना, 4। कहने का मतलब एक चीज देखिए आपने, A is not equals to U and G is not equals to C। देख लो आप, G C के बराबर नहीं है, वो ठीक है आ भी सकता है बराबर, लेकिन बेटा यार क्या है कि ये तो हमने एक छोटा सा आरएनए बनाया है, ऐसे बहुत बड़े बड़े आरएनए होते हैं, तो उसमें बेटा कई बार ऐसा होता है कि ये G C के बराबर नहीं होता और A U के बराबर नहीं होता। अच्छा क्यों, चारगाफ रूल आरएनए पर फॉलो क्यों नहीं होता, क्या कारण है, लिखता हूं, चारगाफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, चारगाफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आरएनए बिकॉज it's an single stranded structure, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अब अगर ये इसका डबल स्टैंड होता तो ऑब्वियसली यहाँ A के सामने U आ जाता, C के सामने G आ जाता, G के सामने C आ जाता, तो सब बराबर आ जाते। लेकिन यहाँ बराबर इसीलिए तो नहीं आ रहे क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए चारगाफ लॉ फॉलो नहीं होता। तो अगर आपसे पूछे कि What about the RNA, RNA के लिए क्या सही है, क्या सही है, आपको पूछे तो आप यूं कहोगे A is not equal to U and G is not equal to C। What about DNA, DNA के लिए क्या सही है, आपको पूछे क्या बोलोगे, A is equal to T and G is equal to C, ये सही है। RNA DNA दोनों के लिए बता दिया कि DNA के लिए क्या सही है और RNA के लिए क्या सही है। आपको समझ में आया, क्या पॉइंट बोला, क्लियर हुआ। तो बेटा ये ध्यान रखना आप, मैंने आरएनए के लिए बता दिया, डीएनए के लिए बता दिया, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़े। अब मैं ये बता रहा हूं बेटा आपको कि जब हम लोग एक हेलिकल पार्ट की बात करते हैं, एक डीएनए की बात करते हैं, तो उस डीएनए में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देखना आप, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो। एक डीएनए है बेटा, उस डीएनए में 20 किलो बेस पेयर्स प्रेजेंट है, या 20 किलो की जगह 2 किलो बेस पेयर कर देता हूं, ज्यादा हो जाएगा वो, 2 किलो बेस पेयर्स प्रेजेंट है। कितने बेटा, 2 किलो बेस पेयर्स प्रेजेंट है। उसमें से या 20 ही लिख देता हूं यार, चलेगा, 20 किलो बेस पेयर्स प्रेजेंट है, उसमें से 5 किलो बेस पेयर्स जो है बेटा वो एडेनिन है। 5 किलो बेस पेयर्स क्या है, एडेनिन है। तब आपको यह बताना है
थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन क्या होंगे, बता सकते हो आप? चलो चारगाफ रूल लगाते हैं। चारगाफ कहता है A इज इक्वल टू टी होता है, A इज इक्वल टू टी होता है। बताओ A कितना है? A कितना है? A हमें दे रखा है 5 किलो बेस पेयर है, तो T कितना है? 5 किलो बेस पेयर है T भी। टोटल कितना हो गया? 10 किलो बेस पेयर हो गया। बचा कितना है? बचा कितना है? बचा हुआ है 10 किलो बेस पेयर। रिमेनिंग पार्ट में कितना है? तो 10 बेस पेयर बचा है, किलो बेस पेयर। अरे टोटल 20 था ना भैया, तो 10 तो ये हो गया, तो 10 बचा है। अब उस 10 किलो बेस पेयर में जा देखना क्या है, ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन कितना? 5 किलो बेस पेयर। कैसे बता दिया? और ये भी 5 किलो बेस पेयर। कैसे बता दिया? क्योंकि भैया एक से बाकी चीज़ें तो निकल आएगी ना, बचा हुआ ये रह जाएगा। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक डीएनए है बेटा, उस डीएनए में 450 नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हैं बेटा। 450 कितने हैं? 450 नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हैं। अब इसमें से एडेनिन, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें से ग्वानिन जो है वो 100 है, 100 है। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ एडेनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, इनके नंबर फाइंड आउट करना है। कर सकते हो क्या? चलो एक चीज़ है बेटा, आपको नंबर फाइंड आउट करना, और पहली चीज़ यहाँ एक गौर करने वाली पॉइंट है कि नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स, ठीक है ना बेटा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स में, तो ज़रा देखना अब आप, पहले मैं यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस ही लिख देता हूँ, पेयर वाली बात बाद में करूँगा। देखना ज़रा अब आप यहाँ पर देखना, आप ग्वानिन कितना है बेटा? 100 है। तो बताओ ग्वानिन अगर 100 है तो साइटोसिन ऑब्वियसली 100 होगा। तो कितना हो गया टोटल? 200। बचा कितना है? 250। बचा कितना है? 250। अब 250 का आधा आधा कर लो, 125 125। तो एडेनिन कितना है? 125। और थायमिन भी कितना है? 125। ये आ गया बेटा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, ये बेटा इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो मैंने कहा एक डीएनए है, उस डीएनए में 15% ग्वानिन है, तो आपको बताना है साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा। क्या निकाल सकते हो? बताओ बेटा। ग्वानिन कितना है? 15%। तो साइटोसिन वो भी 15% है। टोटल कितना हो गया? 30% हो गया। बताओ बेटा अब क्या है? थायमिन कितना है वो नहीं पता, और एडेनिन कितना है वो भी नहीं पता। लेकिन एडेनिन और थायमिन तो सेम होते हैं, जैसे ग्वानिन और साइटोसिन सेम होते हैं। अब ये तो नहीं पता, लेकिन बताओ बचा कितना है? 70%। 70% का आधा आधा कर लो, कितना? 35%। यहाँ पर भी कितना? 35%। ये बेटा क्वेश्चन हो गया परसेंटेज वाइज। मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन कराए, सारे तरीके के क्वेश्चन किए। एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4th में मैंने यूं कहा, एक डीएनए है और उस डीएनए में 400 नाइट्रोजिनस बेस है। कितने हैं? 400 नाइट्रोजिनस बेस है। उसमें से एडेनिन जो है वो 50 है, एडेनिन 50 है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ डीएनए, इस डीएनए में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, इस डीएनए में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, क्या कर सकते हो? देखना ज़रा कैसे करेंगे, ध्यान से समझना आंसर कैसे आएगा इसका। आपको पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड, पूछे हैं बेटा, क्या पूछे उसने? हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब अलग चीज पूछी यार। देखो अब क्या करोगे आप, इधर देखना आप, मुझे बताओ एडेनिन कितना है? 50 है, तो थाइमिन भी कितना है? ऑब्वियसली 50 होगा। टोटल कितना है? 100 टोटल 100 आया। एडेनिन 50 है, थाइमिन 50 है, टोटल कितना है? 100। अब जा देखना 100 है तो बचा कितना? 300 बचा हुआ है। अब 300 का आधा आधा कर लो। ग्वानिन कितना? 150। साइटोसिन कितना? 150। अब ये थोड़ी पूछे आपसे, वो तो पूछ रहा है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। आपको क्या पूछ रहा है वो? हाइड्रोजन बॉन्ड। जरा देखना आप हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकाल लोगे आप, देखना हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकालोगे। मुझे बताओ एडेनिन और थाइमिन क्या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? अच्छा, ग्वानिन और साइटोसिन क्या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? कितने बना रहा है? 3। यहां पर कितने? 2। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अरे पहले पढ़ा चुका हूं यार ये कैसे बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जरा देखना आप, मुझे बताओ 50 ये, तो ये भी 50, ये 150, तो ये भी 150, ऐसे ही। अरे इसको यहां लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में? आपके दिमाग में शायद आ गया होगा, या ऐसे बैठे हो जबरदस्ती। अरे आया कि नहीं समझ में? देखो जरा इधर, आप इधर देखना क्या आएगा। यहां पर मैं बॉन्ड के नंबर लिख रहा हूं, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं? नंबर ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू क्या लिखूं? 50 इंटू 2। तो 100 आ गए हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच? एडेनिन और थाइमिन के बीच 100 हाइड्रोजन बॉन्ड आए। अब आप इसमें देखना, आप नंबर ऑफ H बॉन्ड इज इक्वल टू, बोलो कितना? 150 इंटू 2 कितना आया? 300। 300 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां है, मतलब टोटल कर लो कितना है टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा यहां 2 नहीं आएगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा? 3 है ना, 3 लिखेंगे। तो यहां पर 450 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ भाई, क्या मस्त, कितने? 450 प्लस 100, हाउ मेनी? 550 हाइड्रोजन बॉन्ड आए। कितने आए? 550 हाइड्रोजन बॉन्ड। 550 हाइड्रोजन बॉन्ड है इस डीएनए मॉलिक्यूल में। इस डीएनए मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा? 550। आप कर पा रहे हो बेटा? समझ में तो आ रहा है कि कैसे हम लोग ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। और सब किस पर बेस्ड है? दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द चारगाफ्स लॉ। ये सब चारगाफ्स लॉ पर बेस्ड है। चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है अब बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर मैं ये लिखूं क्वेश्चन नंबर 5 देखना, मैं अगर इसमें यूं लिख रहा हूं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है और उस डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन मान लो वो 5 है। एडेनिन कितना है बेटा? 5 है। तो आपको साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन के नंबर पता करना है जिसमें
मैंने यूँ कहा टोटल नाइट्रोजनस बेस जो है वो 300 है बेटा। कितने हैं? 300। ये क्वेश्चन है घर के लिए, आप करना। क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूँ, एक और लिखता हूँ। एक डीएनए है, उस डीएनए में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हैं। यहाँ बेस पेयर है बेटा, है ना, बेस पेयर्स हैं। तो एडेनिन, मान लो कि इसमें से एडेनिन जो है वो है, सपोज दैट एडेनिन इसमें से है 1.6 इंटू 10⁹ है, ये एडेनिन है। तो आपको बताना है थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंटेज क्या होगा। कर लोगे आप? कर पाओगे बेटा? ये सारे अलग अलग जो है न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप खुद से करना और मुझे फॉरवर्ड करना व्हाट्सएप से, ठीक है ना। सभी लोग करके बताना, ये दोनों न्यूमेरिकल करना। तो चलो भैया, ये चारगाफ रूल में हम लोगों ने बात करी। अच्छा, एक चीज़ और है, बताना भूल गया मैं, वेट ऑफ डीएनए जो होता है, डीएनए का जो वेट होता है वो होता है भैया 10⁶ to 10⁹ डेल्टन। इतना वेट होता है बेटा, 10⁶ to 10⁹ डेल्टन वेट होता है बेटा। इतना वेट मैनेज होता है। कौन करता है ये? इतना वेट किसका होता है? डीएनए का, ठीक है ना। चलो, इन्फॉर्मेटिव पॉइंट था, मैंने बता दिया आपको। अब बेटा यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, जैसे ये मैंने अभी तक बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स क्या होता है, किस तरह से होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए। डीएनए की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है बेटा, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला है बेटा, पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसको हम लोग टीएम लिखते हैं बेटा, टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर किसका है बेटा? डीएनए का। कि डीएनए जो है वो किस तरह से मेल्ट आउट हो रहा है, मेल्टिंग टेम्परेचर कैसे मैनेज कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ज़रा देखना बाप, मेल्टिंग टेम्परेचर जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टीएम। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल, पता है प्रोकैरियोटिक सेल में जीसी बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एटी बॉन्ड। मतलब ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है, डबल बॉन्ड कम है। किस में? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो सीधी सी बात है, क्या ये डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर, मतलब ये मेल्ट होने में क्या ज़्यादा समय लेगा? क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है, इसलिए मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है। किसका? प्रोकैरियोटिक डीएनए का। यूकैरियोटिक डीएनए में देखना या यूकैरियोटिक सेल में देखना आप क्या है। यहां पर यूं होता है, एटी बॉन्ड जो है वो जीसी बॉन्ड से ज़्यादा होते हैं। तो बताओ यूकैरियोट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है क्या वो कम हो जाएगा? कहने का मतलब समझो, जब हमारे डीएनए को हम लोग हीट करते हैं ना बेटा, जब हमारे डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर खूब सारा टेम्परेचर नहीं लगेगा। लेकिन बेटा प्रोकैरियोट का डीएनए मतलब बैक्टीरिया का डीएनए है, तो उसको हीट करना है, तोड़ना है, मेल्ट करना है, तो टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसमें जीसी बॉन्ड ज़्यादा है। जबकि हमारा जो डीएनए है बेटा, उस डीएनए में उसको तोड़ने में, उसको मेल्ट करने में टेम्परेचर कम लगेगा क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है। तो बेटा दो अलग अलग है, एक का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का मेल्टिंग टेम्परेचर कम है। बोलो भाई, समझ में आया आपको? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा यहाँ पर ये मेल्टिंग टेम्परेचर जो है उसके लिए मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी, डीएनए की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना बेटा, उसमें दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी में बेटा ऐसा होता है, ध्यान से समझना। ये मान लो हमारे पास डीएनए है बेटा, एक एक करके सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ डीएनए की। ये बेटा डीएनए, ये डीएनए मान लो। अब इस डीएनए को मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखें। अब दो प्रोसेस करेंगे हम लोग। मैं दोनों एरो बनाता हूं, एक एरो इधर है और एक एरो मैं पीछे की तरफ बनाता हूं, ऐसा। यहां पर इसे हम लोग बोलते हैं
डीनेचुरेशन, नियरली 90 डिग्री 80 डिग्री तक हीट करो तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, जबकि बेटा डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और दूसरा होता है यहाँ पर रीनेचुरेशन, और रीनेचुरेशन में मान लो यहाँ पर मैंने 0 डिग्री से इसको हीट किया और उसके बाद, ठीक है। अरे ये सेंटीग्रेड है यार, नहीं तो और फिर बोलोगे कि यहाँ क्या है। तो बेटा ये जो है दो अलग अलग हैं, एक डीनेचुरेशन है और एक रीनेचुरेशन है। डीनेचुरेशन में क्या है, जब आप टेम्परेचर ज़्यादा पर हीट कर रहे हो तो उस केस में पता है क्या होगा, यहाँ पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड फ्री हो जाते हैं, ये फ्री हो गए। क्यों? डीनेचुरेशन में क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाता है बेटा ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। जबकि रीनेचुरेशन में क्या होता है पता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड वापस बन जाते हैं। तो एक प्रोसेस होती है बेटा डीनेचुरेशन और एक होती है रीनेचुरेशन। तो जब आपने डीनेचुरेशन किया मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रखा तो दोनों स्ट्रैंड खुल गए। अब पता है ये जो खुला हुआ डीएनए ये ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोर अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये जो क्रोमोसोम हो गया, ये जो डीएनए हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर क्रोमैटिक डीएनए, या इसी को बोलते हैं डीनेचर्ड डीएनए। डीनेचुरेशन हो चुका है ना, तो इसलिए डीनेचर्ड डीएनए भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये हाइपर क्रोमैटिक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट लाइट को एब्जॉर्ब कर। मतलब मान लो एक कंटेनर है बेटा, उस कंटेनर में मैंने हीट किया डीएनए को हीट करने के बाद दोनों स्ट्रैंड फ्री हो गए। अब जैसे ही दोनों स्ट्रैंड फ्री हो गए तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब यूँ कहेंगे कि वो हाइपर क्रोमैटिक डीएनए है। एक और होता है बेटा यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, कम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे हाइपोक्रोमैटिक डीएनए। मतलब ये डीएनए कम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एक हाइपरक्रोमैटिक है, ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हाइपोक्रोमैटिक है, कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो बेटा ये कम लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला है, कहने का मतलब समझो। आपको क्या पूछेंगे, एक कंटेनर है, एक दो टेस्ट ट्यूब है मान लो, उन दो टेस्ट ट्यूब में मैंने यूवी रेज गिराई, अल्ट्रावायलेट रेज गिराई, दोनों टेस्ट ट्यूब पर। एक टेस्ट ट्यूब ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वो हाइपोक्रोमैटिक है, सॉरी हाइपरक्रोमैटिक है, जबकि एक कम लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, हाइपोक्रोमैटिक है। बताओ किस तरह के डीएनए है। तो एक में डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है और एक में डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। अरे ये कैसा स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जबकि ये नजर आ रहा है आपको कैसा है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई डीएनए की, ये डीएनए की दूसरी प्रॉपर्टी हुई कि ये ऐसा करता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी डीएनए की, डीएनए की तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप के कारण होता है ये। चौथी प्रॉपर्टी एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। ये सब एक्सप्लेन कर दिए हैं कैसे होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं डीएनए की, कि भैया डीएनए कैसे नेगेटिवली चार्ज होता है, कैसे एसिडिक नेचर का होता है, ये सब बता दिए मैंने बेटा, है ना। और आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट 5.5 बेटा, जो हमारा डीएनए होता है ना, ये डीएनए एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि जैसे मान लो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास ये एक डीएनए है बेटा, ये डीएनए है।
अब इस डीएनए में पता है, जब आप यहाँ पर अगर इसको खोलना चाहते हो, जैसे बेटा पता है, ये मान लो कि यहाँ पर डीएनए और इस डीएनए के साथ में बहुत सारे, ये मैंने बिल्कुल रफली बनाया बेटा, ये सब क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। दीज आर ऑल द हिस्टोन प्रोटीन, ये सब हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अगर इन डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन को अलग करना हो तो यहां पर क्या करते हैं, वी यूज्ड सेलाइन। सेलाइन आपको पता है बेटा, NaCl का सोल्यूशन होता है, उसी को हम लोग सेलाइन बोल रहे हैं। तो वी यूज सेलाइन फॉर द रिमूवल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को हटाने के लिए वी यूज सेलाइन, हम लोग सेलाइन का यूज कर लेते हैं। सेलाइन पता है क्या करेगा, ये सब जो हिस्टोन प्रोटीन है उनको निकाल कर फेंक देगा, अलग कर देगा। ये लो भैया, ये सब हिस्टोन प्रोटीन अलग हो गए, ये हिस्टोन प्रोटीन। और अब बताओ बेटा क्या मिल गया, फाइनली वी गेट द डीएनए, हमें जो है एक डीएनए मिल गया, ये लो ये डीएनए। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर आप डीएनए को सेलाइन के साथ में रखते हो तो हिस्टोन प्रोटीन पूरे निकल जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पूरे रिमूव हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर आपको हिस्टोन प्रोटीन निकालना हो डीएनए से तो सब पूरा सेलाइन के साथ में रख लो तो ये पूरे हिस्टोन प्रोटीन निकल कर अलग हो जाएंगे। चलो एक और शब्द नेक्स्ट है बेटा, 6th प्रॉपर्टी या 7th, आई डोंट नो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो बता रहा हूँ मैं, देखना आप जरा ध्यान से क्या होता है बेटा। पता है अगर आपका ये डीएनए है, मान लो ये डीएनए है बेटा, और ये मान लो यहाँ पर है 5' एंड, क्या है ये 5' एंड, और यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना अब आप, O P डबल बॉन्ड O H O, ये 3' और ये 5', ये ऐसे 2 एंड्स है बेटा, है ना, ये ऐसा। मतलब ये कौन सा बॉन्ड है आप बता सकते हो, कौन सा बॉन्ड है बेटा ये? अरे कई बार पढ़ा हुआ है भैया, इसे बोलते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट है जो यहाँ बहुत काम आएगा, ध्यान से देखना अब आप, ये फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है बेटा। पता है इसमें 2 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप यहां पर क्या करो बेटा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर लो। जैसे आप पढ़ोगे बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दुनिया भर के सब अलग अलग एंडोन्यूक्लियस, तो ये अगर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हो तो ये क्या करता है पता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। देखो कैसे, यहाँ पर H और यहाँ OH, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। और जब देखना आप, जब ये हाइड्रोलाइज कर रहा है, जब ये हाइड्रोलाइज कर रहा है तो अब देखना क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। अच्छा यहाँ पर 5' पर क्या होता है पता है आपको, 5' पर होता है बेटा फॉस्फेट, बहुत पहले बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, सिखाया कि नहीं, OH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH, ये लो बेटा। तो आप जरा देखना, ये जैसे मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया, इसको तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद जरा देखना क्या डीएनए के 2 टुकड़े मिलेंगे। देखना आप डीएनए के 2 टुकड़े कौन से, ये एक टुकड़ा जिस पर यहाँ तो पहले से था ही, जो है वो तो ऐड कर ही दे, O P OH डबल बॉन्ड O, और अब इधर देखना आप जरा क्या मिला, OH। अब देखना ये टुकड़ा कौन सा था, ये कौन सा पार्ट है, ये 5' था, अपने आप ही देखो कौन सा मिला, 3' मिल गया, ये लो 3' मिल गया। अब एक टुकड़ा और देखो आप, डीएनए का एक टुकड़ा और बचा हुआ है, वो देखना, ये देखो आप यहाँ पर, ये रहा भैया, ये कौन सा है, 5' और बताओ क्या मिला, O P OH डबल बॉन्ड O OH फॉस्फेट, और इधर क्या मिला, OH कौन सा एंड है,
3' ये लो बेटा। इस तरह से हमें डीएनए के दो अलग अलग टुकड़े मिल गए बेटा, दो अलग अलग टुकड़े मिल गए। तोड़ दिया किसकी मदद से? एंडोन्यूक्लियस की मदद से आपने ऐसा किया बेटा। या कई बार अभी तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, न्यूक्लियस, बस न्यूक्लियस लिख रहा हूं, बाद में इसको डिटेल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन अभी इतना। तो कहने का मतलब जब आप डीएनए को हाइड्रोलाइज करते हो, डीएनए को तोड़ते हो, तो ये इस तरह से दो सेगमेंट मिलते हैं। कहने का मतलब इसको मैं शॉर्ट में भी बता देता हूं, ध्यान से देखना। जब बेटा आप डीएनए को तोड़ रहे हैं तो क्या ये यहां पर 5' है, तो दूसरा टुकड़ा 3' ये मिल गया, यहां पर 5' ये 3'। अब जा देखो एक और चीज, ध्यान से देखना, यहां पर एक और चीज बना रहा हूं, वो ध्यान से देखो। अब मैं यहां पर यूज कर रहा हूं लाइगेज। लाइगेज उल्टा काम करता है, देखो क्या करेगा ये लाइगेज, क्या करता है देखना आप। लाइगेज जो है ना बेटा, यहां से OH और यहां से H, तो लाइगेज क्या करेगा, पानी निकाल देगा, वापस ऐड कर देगा। तो लाइगेज का काम ये होता है कि वो दो डीएनए को ऐड कर देता है, ये देखो जोड़ दिया, और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो एक चीज है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो भैया न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, वर्कड ऑन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पर वर्क करते हैं ये। और बताओ ये क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं ये। लाइगेज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाते हैं, जबकि ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं। ये प्रॉपर्टी है बेटा डीएनए में, ये डीएनए में प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो आप, क्लियर हुआ? तो जब जब बेटा ऐसा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो, मतलब वो एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंजाइम ऐसा तोड़ रहा है उसको, और अगर वो बन रहा है तो डेफिनेटली वहां पर क्या हो रहा है कि वापस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, मतलब लाइगेज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनवाता है और न्यूक्लियस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। कहने का मतलब अगर मान लो यहां पर मैं ऐसा लिखूं, जरा देखना अब आप, ये बेटा हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए में ये 5' है और ये 3' है, और यहां पर मैंने ऐसा लिखा, मान लो न्यूक्लियस, ये लो न्यूक्लियस लिखा। तो बताओ न्यूक्लियस क्या करेगा, दो टुकड़ों में तोड़ देगा ये बताओ क्या, 5' तो ये 3', और बताओ एक टुकड़ा और मिला, ये रहा, ये बताओ 5' तो ये 3'। अब आपको पता है, बोले सर ये टुकड़े क्या हैं, समझ में आ गया? और अगर ये उल्टा कर लूँ तो लाइगेज, ये टुकड़े वापस मिल जाएंगे, ये ऐसा बन जाएगा। तो लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करते हैं, या न्यूक्लियस कैसे काम करते हैं, क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, तो चलो ये हमने आज सीखा कि डीएनए की प्रॉपर्टीज क्या है। कल अब हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।